क्लास 10th के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आपको फेक पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका व्याकरण पूरा कंप्लीट रहेगा, यही आपके पोर्शन में पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपको काव्य आपके जो है पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पर पूछा जाएगा, क्योंकि आपका काव्य जो है सबसे पहले टॉपिक दिया गया है आपका व्याकरण में काव्य, है ना। तो काव्य की परिभाषा क्या होती है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम याद रखेंगे, यानी कि ऐसे भी याद रख सकते हैं। काव्य दो प्रकार के होते हैं। काव्य के भेद क्या होते हैं? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य 10वीं कक्षा में ही आपको बताए गए हैं, है ना। तो दृश्य काव्य श्रव्य काव्य याद रखेंगे, इनकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। साथ में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको पूरा दिया गया है आंसर के साथ, इसे ज़रूर कंप्लीट कर लेना। पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें कुछ और क्वेश्चन बताए हैं, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। मैं जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ, आपको ये सभी कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि कल ही आपका पेपर है ना, 13 सितंबर को। आपको ये सभी कंप्लीट कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से। यहाँ पर देख सकते हैं 3 महाकाव्यों के नाम रचनाकार सहित लिखिए, ये आपका प्रश्न है। तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, साकेत मैथिली शरण गुप्त। अन्य करना चाहें तो यहाँ पर कामायनी भी कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है कामायनी। आंसर याद रखेंगे। महाकाव्य किसे कहते हैं? तो अगर जिस काव्य के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ, जिस काव्य में किसी महानायक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की चरित्र का संपूर्ण यानी कि विस्तृत वर्णन रहता है, तो उसे महाकाव्य कहते हैं। जैसे कि रामचरितमानस भगवान श्री राम के यहाँ पे संपूर्ण काव्य का यहाँ पे चरित्र का वर्णन किया गया है, इसे रामचरितमानस कहा जाता है। 2 खंड काव्यों के नाम उनकी रचना सहित लिखिए। रचनाकार ग्रंथी सुमित्रानंदन पंत, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। एक और आप नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं आपको। यहाँ पे देखिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। संख्या भी याद रखेंगे। रस के 4 अंग होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के प्रमुख जो भेद हैं वो 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं। हाँ, प्रमुख तो ये ही 2 होते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी निकले हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे देखेंगे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा देख लेंगे। और जो अलंकार आपके में पूछे जाने हैं, जैसे कि अतिशयोक्ति हो गया, अन्योक्ति हो गया, यही पूछे जाने हैं, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। अलंकार क्या कहलाता है? वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का अर्थ होता है गहना, आभूषण। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, इसके 3 भेद होते हैं, ये कंप्लीट रखेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा यहाँ पर उदाहरण सहित इसका आंसर दिया गया है ना। अतिशयोक्ति में होता कहाँ क्या है? जहाँ काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का विषय स्वाभाविकता के साथ अधिक बड़ा चढ़ा का वर्णन किया जाता है ना। देखो 2 मेघा बरसती हैं, मैं प्यासी की प्यासी। अन्योक्ति अलंकार क्या कहेगा आपका? काव्य में जहाँ पर अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो, ये रहेगा नियुक्ति। माल्यावाद देखकर कल्याण करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार, ये रहेगा। मानवीकरण अलंकार जरूर से कंप्लीट कर लेना है। 10वीं कक्षा के लिए मानविक अलंकार आपका त्रैमासिक परीक्षा से पहले कंप्लीट होना चाहिए। अंक योजना है ना, आपकी जो अंक योजना है उसमें मैंने देखा है आपकी MPBSC द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो या निर्जीव चीज़ों का सजीव होना दर्शाया जाए, वह मानवीकरण अलंकार होता है। देख सकते हैं फूले हंसे कलियां मुस्काएं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। आंसर इसका रहेगा उदाहरण रहेगा। कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है रस जो टॉपिक है, रस से जो भी क्वेश्चन बनेंगे रस की परिभाषा आ सकती है। तो जिस काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में हमें जो आनंद की अनुभूति उसी को रस कहते हैं। कंप्लीट रखेंगे। रस के 4 अंग होते हैं, मैंने पहले ही संख्या बता दी है। 4 अंग होती हैं, स्थायी भाव होते हैं, संचारी भाव। ये नहीं पूछी जाएगी कि इसकी परिभाषा लिखी, मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए संचारी भाव क्या होते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानेंगे, ये जरूर से याद रखेंगे। संचारी भावों की संख्या 33 मानेंगे, ये है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देख सकते हैं अनुभाव यहाँ तक होती हैं। और रस के आपको सभी रसों के स्थायी भाव याद होने चाहिए। देखिए सभी दिए गए हैं, इनके स्थायी भाव ये पढ़ लीजिए, सभी याद होने चाहिए। श्रृंगार रस की परिभाषा देखिए, सभी रसों की परिभाषा मैं आपको बता सकता हूँ। सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, सीधी बात है। यहाँ पर आप रस का स्थायी भाव चेंज कर देंगे और यहाँ पर रस का नाम बस आपका, जैसे आपको लिखनी है वीर रस की परिभाषा, तो यहाँ पर उत्साह लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे आप वीर, बस आपकी होगी वीर रस की। इसी प्रकार से आप सभी अन्य रसों की परिभाषा कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे श्रृंगार रस का उदाहरण, सभी रसों के उदाहरण देख लेते हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंकण के नख की परछाई, पूरा उदाहरण दिया गया है आपको। राम राम कही राम, तन पर ये हरि रघुबर विरह, राहु गए असुर धाम। करुण रस का उदाहरण, हास्य का कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, आपका पूरा उदाहरण रहेगा इसका हास्य रस का।
परिभाषा आप वैसे बना ही सकते हैं जैसा मैंने बता दिया है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। भूर आपका ये रहेगा वीर रस का उदाहरण। इसके बाद रौद्र रस का उदाहरण दिया गया है। श्री कृष्ण के सन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, पूरा दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं भयानक रस का उदाहरण दिया गया है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, प्रयो मूर्छा खाए। आंसर रहेगा। अद्भुत रस का यहाँ पे उदाहरण रहेगा बिनु पग चले सुने बिनु काना। अद्भुत यानी कि विस्मय, आपको आश्चर्य हो रहा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आना रहे सकल पर रस भोगी, बिनु बक्ता पानी बक्ता बढ़ जोगी। ये रहेगा आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं वात्सल रस की परिभाषा अलग से क्वेश्चन है। वात्सल रस आपके में अलग से क्वेश्चन दिया गया था इसलिए मैं लाया हूँ। जशोदा हरि पालने झुलावे, ये किस रस का उदाहरण है? वात्सल रस का। आंसर याद रखेंगे। आपको परिभाषा भी दी गई है जिसमें किसी बच्चे की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाए, वहाँ पर वात्सल रस होता है, यही कहा जाएगा। यहाँ पर रहेगा छंद। छंद की परिभाषा भेद एवं प्रकारों को समझाइए। छंद का गढ़सूत्र क्या होता है ये आपके पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको याद रखना चाहिए। चौपाई छंद की परिभाषा 10वीं के हिसाब से चौपाई छंद बहुत इंपॉर्टेंट है। चौपाई छंद की परिभाषा क्या रहेगी? देख सकते हैं चौपाई छंद। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। इतना याद रखें, चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, है ना, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे आंसर इतना याद रखेंगे। इसको क्या लिखेंगे उदाहरण के तौर पर? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए। यही नहीं, आप रामायण की कोई भी चौपाई लिख सकते हैं, आंसर आपका माना जाएगा। यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण शायद आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए श्री गुरु चरण सरोज रज, है ना, तो हम हनुमान चालीसा जो है हमारी वो यहाँ पे बनी हुई है कैसे? दोहा दोहा से मिल करके। तो यहाँ पे वही उदाहरण आपको दिया गया है। रहीमन पानी राखी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, है ना। रूला इसका उल्टा होता है। दोहा में 13-11 के ब्राह्म से मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11। ये कंप्लीट रखेंगे। यहाँ पर रहीमन पानी राखी दिया गया है। मुहावरे और लोकोक्ति में मुहावरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुहावरा हर बार पूछा ही जाता है। देखिए आपको 10 बार पढ़ लेने हैं और इनके अंदर के ये भी पढ़ लेना है। मैं आपको वे नहीं कर रहा हूँ कि जी नहीं पढ़ना है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? वैसे लोकोक्ति अलग से परिभाषा नहीं पूछी जाती है लेकिन लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर जरूर से आता है। दिया गया है आपको पूरा। यहाँ पर देख सकते हैं मुहावरा एक तरफ, लोकोक्ति, ये दोनों याद कर लेंगे। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। निबंध। निबंध आपके सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निबंध की परिभाषा दी गई है। बाबू गुलाब राय ने निबंध को कहा है, क्या कहा है? निबंध उस गद्य रचना को कहा उन्होंने जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन किया गया हो। कैसे? विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, स्वस्थता और सजीवता के साथ। तो ये रहेगा निबंध। इसकी अन्य एक हल्की सी परिभाषा, छोटी सी, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि निबंध यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। आंसर रहेगा। निबंध के 4 अंग होते हैं, आंसर दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निबंध की विशेषताएं, निबंध लेखन की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। 2 विशेषताएं याद रखेंगे, 4 दी गई हैं। ये रहेगा आपका कम्प्लीटली। तो पूरा मैंने आपको बता दिया कि आपकी व्याकरण पूरी कंप्लीट है इस वीडियो से। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये सब करके जाइए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।